एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो था अरब एंड टर्किश इन्वेशन में, राइट। वहीं से हमने मेडाइवल हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है। आज जो है हमारा सेकेंड पार्ट है इस सीरीज में, जो कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर होगा, राइट। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताई थी कि एक टर्किश इन्वेडर थे मोहम्मद गौरी। जब वो भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने जितने भी लैंड्स कॉन्कर कर रखे थे उनके 4 ट्रस्टेड जनरल जो है उनके बीच में उन कॉन्कर्ड लैंड्स को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। उसी में से एक जो उनके सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड जनरल थे वो थे कुतुब-उद-दीन ऐबक, ठीक है, जो उनके स्लेव भी थे, किसके? मोहम्मद गौरी के, राइट। तो उन्होंने दिल्ली एंड लाहौर वाला रीजन दिया था और वहीं पर कुतुब-उद-दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत करी, ठीक है। हम टोटल जो है 5 डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्लेव डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं आखिर दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल करा है। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट डायनेस्टी जो थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे कुतुब-उद-दीन ऐबक, हु वाज वन ऑफ द ट्रस्टेड जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी, राइट। तो पहली डायनेस्टी वो स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आ जाती है खिलजी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी रूल करती है, एंड लास्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर दिल्ली सल्तनत वाज लोधी डायनेस्टी। तो ये 5 डायनेस्टीज जो है दिल्ली सल्तनत में इनका शासन देखने को मिलेगा। क्लियर? जो स्टार्टिंग की 3 डायनेस्टी है, दैट इज स्लेव, खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी, ये सब खुद को टर्किश रेस का मानते हैं, ठीक है, कि इनका ओरिजिन जो है या ये टर्किश रेस को बिलोंग करते थे, ये इन तीनों को मानना था, ठीक है। एक लौती डायनेस्टी थी, दैट वाज सैयद डायनेस्टी, जो ये कहती थी कि हम अरब से हमारा ओरिजिन हुआ है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, अगेन वो एक लौती डायनेस्टी थी जो कि अफगान्स थे। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आप लोग इनके बारे में याद रखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है, टू टेक केयर ऑफ द कॉन्कर्ड लैंड्स मोहम्मद गौरी लेफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जनरल। उनका नाम क्या है? ठीक है, अपनी विजित भूमि की देखभाल करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने विश्वसनीय जनरल को पीछे छोड़ा था। उनका नाम क्या है? जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, उनका नाम है कुतुब-उद-दीन ऐबक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? इसके अलावा मोहम्मद गौरी के 3 स्लेव्स और थे, ठीक है। एक का नाम है याल्दोज, दूसरे का नाम है कुबाचा और तीसरे का नाम है बख्तियार खिलजी। सो बेसिकली क्या कर रहा था मोहम्मद गौरी ने, उनके 4 स्लेव्स थे, उनके 4 ट्रस्टेड जनरल थे, उन्हें भारत छोड़ के गए थे और उनके बीच में उनकी कॉन्कर्ड लैंड्स को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। जिसमें से दिल्ली सल्तनत में एक डायनेस्टी स्टैब्लिश करने वाले पर्सन थे, वो थे कुतुब-उद-दीन ऐबक, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, ठीक है। इन्हें दिया गया था दिल्ली एंड लाहौर वाला रीजन, ठीक है, तभी तो दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ है। क्लियर? सो कुतुब-उद-दीन ऐबक के पास कौन सा रीजन था या उनको कौन सा एरिया दिया गया था मोहम्मद गौरी ने? तो उन्हें दिया गया था दिल्ली एंड लाहौर, ठीक है। एंड ये बख्तियार खिलजी वही पर्सन है जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये वही बख्तियार खिलजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम समझ गए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब-उद-दीन ऐबक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says the first sultan who requested and obtained a letter of investiture from the Khalif was, ठीक है, जिनको खलीफा से एक लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर मिला था कि हाँ आगे कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आएगा, वो सुल्तान कौन थे यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध भी किया था और बाद में उनको वो पत्र मिला भी, वो सुल्तान कौन से थे दिल्ली सल्तनत के? तो वो थे इल्तुतमिश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जिन्हें लेटर ऑफ इन्वेस्टर जो है मिल गया था फ्रॉम खलीफ, ठीक है, या द खलीफा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज वेयर हैड कुतुब-उद-दीन ऐबक गॉट कंस्ट्रक्टेड द 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे हट ऑफ 2.5 डेज कहा जाता है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा का कंस्ट्रक्शन कहाँ पर किया गया या कहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कहाँ पर करवाया था? क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है अजमेर, राइट? इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी करवाया था, राइट? अब ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, ये जो नाम है कुतुब, ये किस सूफी सेंट के नाम से लिया गया था, ये आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो किया गया था, ये कौन से सूफी सेंट के नाम से डेडिकेटेड है ये नाम, ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा इसका कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? ये जो कुतुब मीनार है इसका कंस्ट्रक्शन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा था। बाकी इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने वाले जो पर्सन थे वो थे इल्तुतमिश, ठीक है? तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखना कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है? कुतुब मीनार नाम जो है कौन से सूफी सेंट के नाम से लिया गया है, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया, वो बैटल का नाम क्या है? ठीक है, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी। देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि पहले अरब इन्वेजन हुआ, देन टर्किश इन्वेजन हुआ, तो इनिशियली ना इन लोगों का मोटो बस ये था कि भारत में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे लूटना है, जितनी भी वेल्थ है उसे लूटना है, और हमारी जो टेरिटरी अरब में पड़ी हुई ना उससे एक्सपेंड करना है, ठीक है? उसको पावरफुल बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और हमारा जो इस्लाम धर्म है उसे प्रोपोगेट करना है। इनिशियली इन लोगों के मोटो यही थे, बट बाद में ये लोग मुस्लिम पावर भारत में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एम्पायर भारत में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो कौन सा बैटल था जहाँ से मुस्लिम पावर की फाउंडेशन भारत में देखने को मिलती है, तो वो था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है? जो कि कब हुआ था? तो हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। एंड उनके हारने का रीज़न हम सभी जानते हैं, जब अपने धोखा देते हैं ना बैटल में, तो हमें बैटल हारना ही है। क्लियर? और हर बार ये हुआ है, चाहे आप कोई से भी इंपॉर्टेंट बैटल देख लो, चाहे ब्रिटिश पावर के इस्टेब्लिश करने की बात देख लो, तब भी वहाँ पर अपनों ने ही धोखे दिए थे उन बैटल्स में, तब भी हमारे इंडियन रूलर्स हारे थे, ठीक है? तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई थी। सो जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, एंड यहीं पर मुस्लिम पावर की फाउंडेशन भारत में देखने को मिलती है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। अब यहाँ पे पूछा गया है वो कौन से सुल्तान हैं, ठीक है, जिनको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, राइट? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज स्लेव ऑफ अ स्लेव, ठीक है? गुलाम के दास के रूप में किसे जाना जाता है? कौन से दिल्ली सल्तनत के रूलर को जाना जाता है? तो देखिए, मोहम्मद गौरी थे, ठीक है? मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? इसके बाद इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी, ठीक है? इनके जो स्लेव थे वो थे इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ अ स्लेव कहा जाता है कि वो स्लेव थे जो कभी किसी के स्लेव रह चुके हैं, ठीक है? इसलिए वो कौन से रूलर है जिन्हें स्लेव ऑफ अ स्लेव कहा जाता है? तो वो है इल्तुतमिश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नदर्न इंडिया वॉज, ठीक है, उत्तर भारत पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो हम सभी जानते हैं द ओनली मुस्लिम दिल्ली सल्तनत की द ओनली मुस्लिम वुमेन जिन्होंने रूल करा था वो थी रजिया सुल्तान, ठीक है? रजिया सुल्तान जो है इकलौती दिल्ली सल्तनत की वुमेन रूलर थी। इनफैक्ट इनके जो फादर थे इल्तुतमिश, उन्होंने ही डिक्लेयर करा था कि मेरे बाद मेरी बेटी जो है सुल्तान बननी चाहिए दिल्ली सल्तनत की। बट इल्तुतमिश जो है इन्होंने नोबल 40s करके
एक ग्रुप इस्टेब्लिश कर रखा था जिसमें उस समय के जितने भी एलाइड टर्किश पीपल थे वो इस 40 जिसे तुर्क चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है उसके पार्ट थे, ठीक है। इन तुर्क चहलगानी या नोबल 40s को ये कतई मंजूर नहीं था कि एक वुमेन जो है एक सुल्तान बननी चाहिए, बिकॉज रज़िया सुल्तान जब भी कोर्ट में आती थी, ठीक है, तो वो लड़कों की तरह ड्रेसअप होती थी, ठीक है, वो लड़कियों की तरह ड्रेसअप होकर नहीं आती थी, लाइक फेस उनका अनकवर्ड रहता था। और इन्हीं चीज़ों से प्रॉब्लम थी इन तुर्क चहलगानियों को एंड दूसरे जो भी नोबल 40s में जितने भी मेंबर्स थे उन सभी को प्रॉब्लम थी कि एक महिला कैसे सुल्तान बन सकती है, एक महिला कैसे रूल कर सकती है हम लोगों को, हमको ऑर्डर कैसे दे सकती है, क्लियर। तो इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि ये जो नोबल 40s है उन्हीं की कॉन्स्पिरेसी के थ्रू बाद में रज़िया सुल्तान को मरवा भी दिया गया था, क्लियर। तो एक पूरी बहुत बड़ी स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग बाद में जब हम कंप्लीट लेक्चर लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ओके। सो अभी ये याद रखना, नदर्न इंडिया को रूल करने वाली इकलौती और फर्स्ट मुस्लिम वुमेन वो थी रज़िया सुल्तान, क्लियर। सो रज़िया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सिल्वर कॉइन जिसे टंका कहा जाता है वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है, चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा जाता है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस या पेश किया गया था, तो उसको इंट्रोड्यूस करने वाले रूलर थे इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश 2 कॉइन्स जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, एक थी टंका जो कि सिल्वर कॉइन था, दूसरा था जित जो कि एक कॉपर कॉइन था, ठीक है। ये दोनों ही कॉइन किसने इंट्रोड्यूस करे थे, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है। मतलब प्रॉपरली उन्होंने दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर करा एंड ऑफिशियली उन्होंने करेंसीज इशू कर दी थी। तो दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट टाइम ये करने वाले पर्सन इल्तुतमिश ही थे, क्लियर। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इल्तुतमिश। उसके अलावा याद रखना प्योर अरेबिक कॉइन्स भारत में कोई लेकर आए थे वो भी इल्तुतमिश ही थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द दिल्ली सुल्तान who fell to his death while playing polo was, ठीक है, दिल्ली के वो कौन से सुल्तान थे जिनकी पोलो खेलते हुए डेथ हो गई या मृत्यु हो गई, वो सुल्तान कौन थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ही वॉज प्लेइंग पोलो और वो घोड़े पर से जो है क्या हो गए, गिर गए, ठीक है, जिस कारण से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, राइट। सो वो रूलर कौन थे जिनकी पोलो खेलते हुए डेथ हुई थी, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, right? So Qutbuddin Aibak, he died in an accident while he was playing polo. He fell from a horse and was severely injured and he was buried in Lahore near Anarkali Bazaar. ठीक है, तो इतना आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखना, राइट। अब वो कौन से रूलर थे जिन्हें लाख बख्श का टाइटल दिया गया था, ठीक है। लाख बख्श शासक को दी जाने वाली उपाधि कौन से शासक को दी गई थी, यहाँ पे ये पूछा गया है, तो ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्लियर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श टाइटल दिया गया था बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सोच थी इन लोगों की, ये काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करते थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रुपए चैरिटी में दिए हैं, इसी कारण से इन्हें लाख बख्श टाइटल जो है मिला था। इसके अलावा 2 टाइटल्स आप लोग और याद रखना, एक है हातिम ताई, ठीक है, ये टाइटल भी किसको दिया गया है, इट वाज अज्यूम्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक 1, और दूसरा आप लोग याद रखना कुरान खान या फिर कुरान खा, राइट। ये टाइटल भी किसको दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इनके 3 आपको टाइटल्स याद रखने हैं, लाख बख्श, हातिम ताई और कुरान खा, ठीक है। ये तीनों ही इससे क्वेश्चंस बनते हैं और लाख बख्श से तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्लियर। तो तीनों नाम आप लोग याद रखना किसको दिए गए थे ये टाइटल्स, तो वो दिए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे ना मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग ये है कि मोहम्मद गौरी जब भारत छोड़ के गए तो उन्होंने जितने भी कॉन्कर्ड लैंड्स थे अपने स्लेव्स के बीच में डिवाइड कर दिए थे, ये मैं स्टार्टिंग में बता दूँ, स्लेव्स के नाम भी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से स्लेव को कौन सा एरिया दिया गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनको लाहौर और दिल्ली वाला रीजन मिला है, ठीक है, तभी तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करा है। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा रीजन दिया गया था, लाहौर और दिल्ली, ठीक है। उसके अलावा याल्दोज जो है उनको गजनी रीजन दिया गया था, ठीक है। कुबाचा को मिला था कच्छ एंड सिंध वाला रीजन और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार वाला रीजन मिला था। उसका आइडिया आप लोग नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से याद रख सकते हैं, क्लियर। सो कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर और दिल्ली,
याल्दोज, गजनी। ठीक है, इसे याद रखना कि याल्दोज में जेड है, देखिए कहीं जे देखने को मिलेगा, कहीं जेड देखने को मिलेगा, तो आप लोग याल्दोज ही याद रखना। तो याल्दोज में जेड है और गजनी में भी जेड है, इसके अलावा किसी में जेड नहीं, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि याल्दोज को मिला था गजनी रीजन। ठीक है, उसके अलावा बख्तियार खिलजी का याद रखना, बंगाल और बिहार, ड्यू टू दैट यूनिवर्सिटीज। एंड उसके बचा कुबाचा, तो आपको याद ही रह जाएगा, कच्छ और सिंध वाला रीजन जो है वो कुबाचा को दिया गया था। क्लियर? तो इस तरीके से आप याद रखना कौन से स्लेव को कौन सा एरिया मिला था। राइट? सो एक और बार देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर एंड दिल्ली, याल्दोज, गजनी, कुबाचा, कच्छ एंड सिंध, एंड बख्तियार खिलजी, बंगाल एंड बिहार। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। रजिया सुल्तान जो कि पहली महिला थी, राइट, द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज डॉटर ऑफ विच सुल्तान। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान किस सुल्तान की पुत्री थी? तो वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। एंड इल्तुतमिश की जब इल्तुतमिश पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे कि उनके बाद जो उनका नेक्स्ट सक्सेसर होगा वो उनकी पुत्री जिनका नाम रजिया सुल्तान है वही होनी चाहिए, और ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपोजिशन, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था तुर्क चहलगानी की तरफ से, इसलिए रजिया सुल्तान जो है उनकी जगह इल्तुतमिश के जो हाफ ब्रदर थे जिनका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज जो है उनको थ्रोन पे बिठा दिया गया था। ठीक है, बट रजिया सुल्तान इनको डिफीट करके बाद में थ्रोन पे बैठ जाती, बट जब वो थ्रोन पे बैठी तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो है क्रिएट की जा रही थी, किसकी तरफ से? नोबल 40s की तरफ से। क्लियर? ये नोबल 40s वाली जो प्रथा है ये भी इल्तुतमिश ने ही शुरू करी थी, ये भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है, बलबन जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे किस सुल्तान के? राइट, सो दिल्ली के सुल्तान का पद ग्रहण करने से पहले बलबन जो है वो किस सुल्तान के प्रधानमंत्री थे? तो वो थे नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री। बेसिकली नसीरुद्दीन जो है वो माइनर थे। सो बलबन जो है उन्होंने एज अ रीजेंट जो है रूल करना शुरू करा, बट ऐसा कहा जाता है कि बलबन ने ही इनको मरवा कर खुद जो है थ्रोन पे बैठ गए थे। ठीक है, बलबन जो है वो तुर्क चहलगानी के एक मेंबर थे, बट बाद में बलबन ने ही तुर्क चहलगानी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसे ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है आप लोग याद रखना। तो बलबन किसके प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो थे सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जिन्होंने रेगुलर करेंसी इशू करना शुरू करा था, दैट इज टंका एंड जिटल। ठीक है, वो रूलर कौन से थे या वो सुल्तान के कौन थे जिन्होंने रेगुलर करेंसी इशू करी थी एंड दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था? वो सुल्तान कौन थे? स्टार्टिंग में ही अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ और करेंसी का नाम भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने रेगुलर करेंसी इशू करी थी एंड दिल्ली को अपनी कैपिटल जो है डिक्लेयर करा था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसे ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी, जो स्लेव डायनेस्टी थी इसमें दिल्ली सल्तनत में, राइट, ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसे ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है एंड इसे इल्बरी डायनेस्टी जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्लेव डायनेस्टी के दो नाम्स भी आप लोग याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? ठीक है, वो कौन से सुल्तान थे या दिल्ली के किस सुल्तान ने खून और लोहे की नीति जो है अपनाई थी? देखिए, ब्लड एंड आयरन से यहाँ पर मतलब ये है कि हम कुछ भी हो जाए हमारी टेरिटरी को सेफगार्ड करने के लिए हम स्वॉर्ड जो कि आयरन की बनी हुई है उसे यूज़ करके लोगों को मारेंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड होगा, बट हम हमारी टेरिटरी को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करके रखेंगे या सेफगार्ड करेंगे। ठीक है, ये है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कि हम बहुत ज़्यादा रूथलेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएंगे, हम तलवारों से लोगों के खून बहा देंगे, बट हमारे पास जो रीजन है हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सेफगार्ड करने के लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उसे ही पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। एंड इस पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन को परस्यू या इंट्रोड्यूस करने वाले जो सुल्तान थे वो थे बलबन।
ठीक है, उन्होंने ही इस पॉलिसी को परस्यू करा था। उनका ये मानना था कि चाहे मुझे कितना भी रूथलेस क्यों ना होना पड़े मेरी एनिमीज़ के साथ, चाहे मुझे किसी भी तरीके की मेथड्स क्यों ना यूज़ करनी पड़े, चाहे वो हार्श हो, स्ट्रिक हो, चाहे मुझे स्वॉर्ड यूज़ करना पड़ रहा हो, चाहे मुझे लोगों का खून बहाना पड़ रहा हो, बट मैं उस पॉलिसी को यूज़ करूँगा अगर मेरे सल्तनत को सेफगार्ड करने की बात आती है तो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट बलबन यूज्ड टू बिलीव, और इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी को परस्यू करा था। Next question, that is question number 15. गुलाम डायनेस्टी, that is slave dynasty, is also known as, ठीक है, गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैं अभी बताई हूँ कि उसे ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है एंड इल्बरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। Therefore इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा both A and B। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसे ममलुक और इल्बरी डायनेस्टी क्यों कहा जाता है कमेंट सेक्शन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा और अ ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल टर्किश नोबल या नोबल 40s, इस ग्रुप को फॉर्म करने वाले सुल्तानत कौन थे? ठीक है, या सुल्तान कौन थे इस ग्रुप को फॉर्म करने वाले? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने नोबल 40s ग्रुप इस्टेब्लिश करा था, और इसे ख़त्म करने वाले, इसे एंड करने वाले जो पर्सन थे वो थे बलबन। ठीक है, जो खुद इस तुर्कान ए चहलगानी के मेंबर थे, ठीक है, खुद एक टर्किश नोबल थे, उन्होंने ही इस ग्रुप को ख़त्म कर दिया था, बिकॉज बलबन कहीं ना कहीं न्यू कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड पूरी टेरिटरी को रूल करने में कोई बाधा क्रिएट हो रही है, वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। ठीक है, सो इसलिए बलबन ने इस ग्रुप को क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। ठीक है, बट क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर्म किसने करा था, तो वो थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। रजिया ही अपॉइंटेड डैश एज आमिर ए आखुर, दैट इज हेड ऑफ हॉर्स। ठीक है, रजिया ने किसे आमिर ए आखुर के तौर पर नियुक्त किया था, दैट इज घोड़े के मुख्य के तौर पे किसे नियुक्त किया था? तो रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को एज हेड ऑफ हॉर्स या फिर आमिर आखुर के तौर पे अपॉइंट करा था। ये एक नॉन टर्किश पर्सन थे, और इसलिए रजिया का काफ़ी ज़्यादा अपोज किया गया था कि तुम किसी को घोड़े का मुखिया बना रही हो और वो एक नॉन टर्क है, ये तुम कैसे कर सकती हो, राइट? तो इसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन, उनके हर डिसीजन में उनको अपोज किया जाता था, और उसी में से एक डिसीजन ये भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। विच दिल्ली सल्तनत रूलर इज नोन एज उलुग खान? ठीक है, वो कौन से दिल्ली सल्तनत रूलर है जिन्हें उलुग खान के नाम से जाना जाता है? सो वो है बलबन। ठीक है, एक और दिल्ली सल्तनत के रूलर है जिन्हें उलुग खान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बलबन के अलावा प्लस उन्हें जूना खान के नाम से भी जाना जाता है। तो उनको दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, एक जगह उनको उलुग खान देखने को मिलेगा और दूसरी जगह आपको जूना खान नाम भी उस रूलर के लिए देखने को मिलेगा। उसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को उलुग खान के नाम से जाना जाता था? तो वो थे बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। नवरोज फेस्टिवल, ठीक है, ये फेस्टिवल किसने शुरू करा था? तो ये बलबन ने शुरू करा था। नवरोज फेस्टिवल वाज स्टार्टेड बाय बलबन। अब ना इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए, और यहाँ से बलबन की इन पॉइंट्स जो है ना, इससे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहली चीज़, उन्होंने तुर्क ए चहलगानी सिस्टम को ख़त्म करा। दूसरी चीज़, उन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दी थी। तीसरी, सजदा एंड पेबोस प्रथा जो है उसे इंट्रोड्यूस करा था, मतलब कि आप लोग अपने जो किंग है, अपने जो रूलर है, उनके सामने सर झुकाएंगे और उनकी फीट जो है उसे किस करेंगे। ये चीज़ जो है, ये सिस्टम जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय बलबन, दैट इज सजदा एंड पेबोस सिस्टम। ठीक है, नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट करा, ये बता चुकी हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन किंगशिप, दैट वाज आल्सो गिवन बाय बलबन। एंड सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करा था जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता है, राइट? 6 चीज़ें याद रखनी है। नवरोज फेस्टिवल, चहलगानी सिस्टम को ख़त्म करा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दी है, सजदा एंड पेबो सिस्टम स्टार्ट करा है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन किंगशिप दी है, एंड दीवान ए अर्ज जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है, वॉज स्टार्टेड बाय बलबन। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखनी है, और यहाँ से अक्सर आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20।
खिलजी डायनेस्टी जो है उसे किसने एस्टैब्लिश करा था, ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। मेनली 3 रूलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उनका जो बेटा था वो है मुबारक खिलजी। इन तीनों रूलर्स के बारे में ही हम मोस्टली इस डायनेस्टी में पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, दीवान ए वाकुफ, जैसे अभी हमने दीवान ए अर्ज देखा जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, जिसे किसने स्टार्ट करा था, बलबिन ने स्टार्ट करा था। सिमिलरली एक और डिपार्टमेंट था दैट इज दीवान ए वाकुफ, ये डिपार्टमेंट क्या था, ठीक है, तो ये था एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, ठीक है। दीवान ए वाकुफ क्या था, एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट था जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा था, ठीक है। देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, आई ट्राई कि मैंने जितने भी डिपार्टमेंट्स हो सके उसी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कवर कर लिया जाए, बट मेक श्योर जब भी आप पढ़ रहे हैं इन चैप्टर्स को तो जितने भी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इन रूलर्स ने इस्टेब्लिश करे थे उन सभी डिपार्टमेंट्स को बाय हार्ट याद कर लेना, ठीक है, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस अक्सर बनते ही बनते हैं। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हम लोग समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है द टाइटल अज्यूम्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी वाज, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा टाइटल अज्यूम करा था, तो उन्होंने अज्यूम करा था सिकंदर ए सानी उनको कहा जाता है, ठीक है, उनको सेकेंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते थे, राइट। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कॉइन्स जो है इशू करे थे, उन इशूड कॉइन्स पर उन्होंने खुद को सिकंदर ए सानी कहा था, ठीक है, तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये खुद को क्या मानते थे, सेकेंड अलेक्जेंडर मानते थे जो कि पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते थे जस्ट लाइक अलेक्जेंडर, ठीक है। तो हाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है कि वो सिकंदर ए सानी टाइटल उन्होंने अज्यूम करा था। उसके अलावा यामिनी उल खिलाफत नसीरी ये टाइटल भी अलाउद्दीन खिलजी ने अज्यूम करा था, एंड आमिर उल मोमिनीन ये टाइटल भी अलाउद्दीन खिलजी ने अज्यूम करा था। तो इससे ये पता चलता है कि ये तीनों टाइटल्स, ठीक है, वाज अज्यूम्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, या ये टाइटल उन्होंने ग्रहण करे थे या उपाध्याय ये ग्रहण करी थी, दैट इज सिकंदर ए सानी, यामिनी उल खिलाफत नसीरी एंड आमिर उल मोमिनीन, दीज ऑल टाइटल्स वर अज्यूम्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, हुलिया और दाग सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय, ठीक है, हुलिया और दाग प्रणाली किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी या शुरू की गई थी, तो इसे शुरू करने वाले जो पर्सन थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बेसिकली ये सिस्टम जो है हुलिया और दाग ये ह्यूमन जो कि सोल्जर्स थे खिलजी की डायनेस्टी में उनके लिए, प्लस इनके जो हॉर्स हुआ करते थे उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें सभी को ना एक टैग पहना दिया जाता था कि हाँ ये वाला हॉर्स जो है, मतलब एक नंबरिंग की जाती थी कि इतने हॉर्स है हमारे यहाँ और ये उनका हुलिया है, पूरा उनको डिटरमाइन किया जाता था और ये पता चल जाता था कि हाँ ये पर्टिकुलर हॉर्स और ये पर्टिकुलर सोल्जर जो है इसको किंग का अप्रूवल मिल चुका है और यही लोग जो है हमारे जब भी आर्मी जाएगी तो उसमें यही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके का एक प्रथा जो है, एक सिस्टम जो है, एक प्रणाली वो स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी जिसे हुलिया और दाग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। दाग मतलब आपने अपने हॉर्सेस की ब्रांडिंग कर दी है, ठीक है, कि ये हॉर्स हमारा है, इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, राइट, कि पूरा नंबर वाइज उनको अरेंज कर रखा है। तो दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, एंड हुलिया मतलब जितने भी सोल्जर्स हैं उनके हुलिया को, मतलब उनकी जो शक्ल है वो किस तरीके के दिखते हैं उसका जब पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव वे में उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसे हुलिया कहा गया है, ठीक है। सो अलाउद्दीन खिलजी ही इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ दाग दैट इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड हुलिया दैट इज डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। ये प्रैक्टिस जो है इस व्यू के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था टू इंश्योर दैट ओनली दो सोल्जर्स एंड हॉर्सेस वर मेंटेन जिनको किसने अप्रूव कर रखा है, हमारे किंग ने अप्रूव कर रखा है, और कोई भी सब्स्टिट्यूट सोल्जर्स उनकी जगह देखने को नहीं मिलना चाहिए। इस पर्पस से इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अलाउद्दीन खिलजी।
क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान थे हु पेड अटेंशन टू मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड्स। जब भी लैंड्स कल्टिवेबल थे, ये क्या करते थे, उनको मेजर करते थे। ठीक है, तो उन कल्टिवेबल लैंड को जिनको मेजर किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? पहला फिल इन द ब्लैंक इस चीज़ के लिए है। दूसरा, एन एस्टिमेटेड यील्ड पर डैश वॉज फिक्स्ड एज यूनिट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, कि हमारा बीघा होता है आज की डेट में, उस तरीके से उन्होंने एक एस्टिमेटेड यील्ड पर डैश वॉज फिक्स्ड, यहाँ पे ये पूछा गया कि वो क्या यूनिट थी जिसे फिक्स किया गया था। तो पहली चीज़ जो कल्टिवेबल लैंड थी उसे ज़बीता कहा जाता है। ठीक है, अब ज़बीता हमें सिर्फ ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया, राइट। उसके अलावा एस्टिमेटेड यील्ड पर बिस्वा, ठीक है, वॉज द फिक्स यूनिट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, वो क्या है? बिस्वा। तो सेकंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? बिस्वा। क्लियर? सो अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान थे जिन्होंने खेती योग्य भूमि के माप पर ध्यान दिया, ठीक है, जिसे उन्हें वो ज़बीता कहते थे। ठीक है, और अनुमानित उपज प्रति बिस्वा को राजस्व संग्रह की इकाई के रूप में उन्होंने तय किया था। तो दोनों ही नाम याद रखना, ज़बीता एंड बिस्वा। ठीक है, जो कि कल्टिवेबल लैंड जो है उसको मेजर करने के लिए जो था उसे ज़बीता कहा जाता था, और जो एस्टिमेटेड यील्ड होता था पर बिस्वा वॉज फिक्स्ड, ठीक है, एज अ यूनिट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़बीता एंड बिस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। दो प्रिंसिपल मॉन्यूमेंट्स है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के, एक है अलाई दरवाज़ा और दूसरा है जामा मस्जिद। ये कहाँ पर है? ठीक है, इनका निर्माण कहाँ पर किया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दो प्रमुख स्मारक अलाई दरवाज़ा और जामा मस्जिद, ये इसका निर्माण कहाँ पर करवाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। ठीक है, आपको अलाई दरवाज़ा और जामा मस्जिद दोनों ही कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो दोनों ही आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। हु इज रिगार्डेड एज सेकेंड अलेक्जेंडर? ठीक है, दूसरा सिकंदर जो है किसे माना जाता है? तो अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बताई हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्हें सेकेंड सिकंदर जो है कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। क्यों कहा जाता है? बिकॉज उन्होंने अपने कॉइन्स में खुद को डिपिक्ट करा था एज सिकंदर ए साम या सिकंदर ए सानी के रूप में उन्होंने अपना नाम डिपिक्ट करवाया था, जिससे ये पता चलता है कि वो खुद को सेकेंड अलेक्जेंडर मानते थे जो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते थे। ठीक है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, बाजार विनियम प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसे शुरू करने वाले पर्सन जो थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिए इसके पीछे ना अलग अलग बात कहते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि खिलजी ने इसे इसलिए इंट्रोड्यूस करा था ताकि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो और जितने भी जनरल पब्लिक है उनके वेलफेयर के लिए जो है काम किया जा सके, ये ऑब्जेक्टिव था अलाउद्दीन का। ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना है कि उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो हिंदूज जो है उनको सब्जुगेट करना चाहते थे, उनको दबाव करना चाहते थे, और अपनी उनकी जो बड़ी सी आर्मी है उसे मेंटेन करने के लिए उनको कुछ सैलरी वैलरी की भी ज़रूरत थी, जिसके लिए वो ये चाहते थे कि करप्शन ना हो छोटी मोटी चीज़ों में। तो इसलिए भी उन्होंने कुछ मार्केट रेगुलेशंस जो है स्टार्ट करे थे। क्लियर? तो ये सिस्टम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा था, और उनके जब सुपुत्र आते जिनका नाम है मुबारक शाह, उन्होंने इसको रिवोक कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना इनके मार्केट रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। उन्होंने ना अलग अलग हेड भी अपॉइंट करे थे। ठीक है, मेक श्योर उन हेड्स के नाम आप लोग याद रख लें, बिकॉज उससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। हु वाज द रूलर ऑफ चित्तौड़? चित्तौड़ के रूलर कौन थे व्हेन अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर अटैक करा था और उसे 1303 में कॉन्कर कर लिया था? ठीक है, 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली, उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? राइट, तो हम सभी जानते हैं राणा रावल रतन सिंह जो है उस समय चित्तौड़ के रूलर थे, और उन पर अटैक करके चित्तौड़ को कॉन्कर कर लिया गया था। एंड इसके बाद इनकी जो वाइफ थी पद्मिनी और सरस्वती, इनकी दो वाइफ थी, उन दोनों ने ही जौहर परफॉर्म करा था जब उनको पता चला कि राणा रतन सिंह की डेथ हो गई है। तो ठीक है, सो ये याद रखना। आप सभी ने मूवी देखी होगी, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें पता होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। अलाउद्दीन खिलजी's कमांडर, ठीक है, हु लेड द कैंपेन टू साउथ इंडिया वाज। अलाउद्दीन खिलजी के वह सेनापति जिन्होंने दक्षिण भारत में अभियान का नेतृत्व किया था, वो कौन थे। सो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी साउथ की कैंपेन्स थे वो उन्होंने खुद लीड नहीं करे थे। उनके जितने भी साउथ की कैंपेन है उनके एक कमांडर है जिनका नाम है मलिक काफूर, उन्होंने लीड करे थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मलिक काफूर, जो कि एक स्लेव थे जो कि बाद में जनरल बन गए उनकी आर्मी में, और उन्होंने जितने भी साउथ की कैंपेन्स थे, साउथ इंडिया के कैंपेन अलाउद्दीन खिलजी के, उन्होंने ही लीड करे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे हो गए क्वेश्चंस खत्म जो हमें अटेम्प्ट करने थे। अब यहाँ पर आ जाता है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज कि अलाउद्दीन खिलजी ही रिजिडली एनफोर्स मार्केट कंट्रोल या इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसका रीज़न क्या है ये आप लोगों को बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर रूप से बाजार नियंत्रण या आर्थिक नियमों को लागू किया, उसका क्या कारण है, ठीक है। सो मेक श्योर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। 2 में इसका आंसर आप लोगों को स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ, तो डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। ओके, सो यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 होगा, जिसमें हम सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी और इनके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड और तुगलक डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।